है डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGE 142, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग ड्रामा कर रहे हैं। आज हमारा जो अनुमान है वो है ब्लॉक 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश का प्ले है हाफवे हाउस। इसमें हम यूनिट जो 1 हमारा है उसमें हम हाफवे हाउस टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट 2 है मिडिल क्लास कंसर्न, जो इश्यूज मिडिल क्लास के रिलेटेड इसमें मोहन राकेश ने उठाए हैं। फिर यूनिट 3 में हम विमेन एंड सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, जो इसमें एक पर्टिनेंट, एक रेलेवेंट इशू मोहन राकेश ने एड्रेस किया है। उसके बाद हमारे पास यूनिट 4 है जिसका उन्वान है ड्रामेटिक फॉर्म। तो इससे पहले कि हम मोहन राकेश के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक्चुअली आर्थर मिलर के बारे में, ऑल माय सन्स। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी आर्थर मिलर के बारे में, उसके प्ले के बारे में। Now you must be very much aware with Arthur Miller, who is, if you are being asked who is Arthur Miller, now अब आप बोल सकते हो कि आर्थर मिलर जो है एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे, एक एसेइस्ट थे। उन्होंने पहले नॉवेल्स में भी अपना हाथ बटाया था, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, लेकिन उसमें उसको उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी कामयाबी उसको बतौर ड्रामेटिस्ट मिली है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि आर्थर मिलर को एक पुलित्जर प्राइज भी मिला था ड्रामा के लिए, जेरूसलम प्राइज भी उसको लिटरेचर के लिए मिला है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बोला है, आपको इस बात से रूबरू करवाया है कि जो आर्थर मिलर है एक्चुअली पहले ये जब ये एक स्टूडेंट हुआ करते थे, तब पहले तो ही वाज वर्किंग एज अ, जैसे वो बोलते हैं ना कि जब पहले ही केम फ्रॉम एन इम्पोवेरिश्ड फैमिली। ये उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे, लेबर क्लास जिसको हम बोलते हैं। इसके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो फिर जब ये स्कूल जाया करता था तो स्कूल जाने से पहले ये बेकर के पास जाया करता था, फिर बेकरी ये कस्टमर्स के पास छोड़ता था, फिर जो भी इसको पैसे वहां से मिलते थे उन पैसों से अपने घर को चलाते थे और अपने तालीम को इन्होंने आगे जारी रखा था। उसके बाद फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से भी तालीम हासिल की। लेटर ऑन फिर ये एज अ टीचिंग प्रोफेशन में भी आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में भी पढ़ाया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर में भी पढ़ाया। तो अगर आप मिलर के एज अ ड्रामेटिस्ट हम फिर देखते हैं, इन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं। इसके जो फेमस ड्रामाज हैं वो है ऑल माय सन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, नो विलन, द क्रूसिबल, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। हमने इन ड्रामाज के बारे में लास्ट टाइम बात की थी। इवन वी टॉक्ड अबाउट ऑल माय सन्स। आज मैं आपको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करता हूँ, ऑल माय सन्स के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके बाद हम आज का जो हमारा अनुमान है मोहन राकेश के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली जो ऑल माय सन्स हैं ये आर्थर मिलर ने 1946 में लिखा था ये प्ले। ये 3 एक्ट का प्ले है। मिलर के 2 फेमस प्लेज हैं, एक प्ले इसका है ऑल माय सन्स और डेथ ऑफ अ सेल्समैन। इसके साथ साथ भी इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, जैसे द क्रूसिबल इसका एक और इम्पोर्टेंट प्ले माना जाता है, जो जिससे मिलर को माना, जैसे मिलर ने वो द क्रूसिबल लिखा था तो फिर लिटरेरी वर्ल्ड में एक नाम मिलर ने कमाया इस प्ले से। द क्रूसिबल, अगर आप, इट्स एन एलिगरी जैसे आप जानते हैं कि इट्स अ स्टोरी और नैरेटिव दैट यूजेस सिंबलिज्म टू कन्वे हिडन और अल्टीरियर मीनिंग। तो जैसे कि द क्रूसिबल की बात करेंगे हम, ये जो ये प्ले है इसमें एक्चुअली एलिगरी जो होती है ये एक नैरेटिव होता है। इसमें जो ऑथर होता है वो सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। इसमें जो वो कन्वे करना चाहता है एक हिडन मीनिंग थ्रू कैरेक्टर्स, थ्रू इवेंट्स, थ्रू सिंबल्स। यानी कि एलिगरी में जरूरी नहीं है कि आपको डिनोटेटिवली राइटर समझाए कि मैं ये बोलना चाहता हूँ। एट टाइम्स वहां पे एक वो कनोटेटिवली आपसे बराह रास्त आपको कुछ बोलना चाहता है, कनोटेशन उसमें आपको मिलती है। एलिगरी की बात करें, और एलिगरी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक जो राइटर होता है उसका एक पॉलिटिकल पर्पस होता है या मोरल पर्पस होता है। वो पॉलिटिकल मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता है, या मोरल मैसेज जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक नॉवल याद आ रही है जो एक एलिगरी है, बहुत फेमस
एलिगोरिकल नॉवल है वो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म, उसमें उसने बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से वो एक्चुअली थ्रू एनिमल्स, थ्रू जैसे उस कैरेक्टर से वो पोर्ट्रे क्या करता है, सेंश्योर किसको करता है, क्रिटिसाइज करता है टोटलिटेरियनिज्म को, यानी कि जैसे वो टोटलिटेरियनिज्म जो स्टेट, टोटलिटेरियन स्टेट्स को हम बोलते हैं, उसको क्रिटिसाइज करता है। लेकिन आपको फिर बड़ी डीप तक जाना है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि जॉर्ज ऑरवेल का असल पर्पस क्या है एनिमल फॉर्म में। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एलिगरी की बात करेंगे, एलिगरी की बात कर रहे हैं। तो एलिगरी में आपको ये याद रखना है, एलिगरी में जो राइटर होता है ये सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, कुछ इवेंट्स के जरिए ये अल्टीरियर मीनिंग जो होती है, हिडन मीनिंग जो होती है, वो आप तक वो पहुंचाना चाहता है। जैसे द क्रूसिबल की बात करेंगे हम, जब आप इस प्ले को पढ़ते हो, अर्थर मिलर का एक इंपॉर्टेंट प्ले है, इसमें वो क्रिटिसाइज करता है अमेरिकन गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें अर्थर मिलर यानी कि जब बोल रहा है इस प्ले में आपको देखने को मिल रहा है अर्थर मिलर क्रिटिसाइजेस अमेरिकन गवर्नमेंट, बिकॉज अर्थर मिलर बिलीव्ड कि जो 1940s और 50s का दौर अमेरिका में था, तो वहां पे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रही थी लोगों को, जो कम्युनिस्ट थे उनको मारा जा रहा था, उनको लिबर्टी नहीं दी जा रही थी, वो फ्रीडम के साथ लाइफ नहीं जी रहे थे। तो लेकिन ये एलिगोरिकल एक इसमें आप एक एलिगोरिकल प्ले आपको मिलता है। तो अब हम बात करेंगे एक्चुअली द क्रूसिबल इज अ वंडरफुल प्ले, रीड इट एक्सटेंसिवली, so you would come to know why and how Miller censures American establishment, especially establishment which was prevailing in 1940s and 50s। तो जब हम ऑल माय सन्स की बात करते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट प्ले है अर्थर मिलर का, ये एक्चुअली 1946 में लिखा है अर्थर मिलर ने, ये 3 एक्ट का प्ले है। एक्चुअली ये प्ले है, ये ब्रॉडवे सिनेमा जो न्यूयॉर्क में एक सिनेमा है, जब इसको वहां पे चलाया गया था, तो एक्चुअली इससे पहले जो प्लेस कुछ लिखे थे अर्थर मिलर ने, उसमें उसको उतनी कामयाबी नहीं मिली थी, वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे, बड़े होपलेस थे, वो डिजेक्टेड थे, वो बड़े नाखुश थे वो अपने यानी कि जो उसकी राइटिंग फॉर्म है। ही इवन डिसाइडेड कि अब ही वुड नाउ क्विट दिस राइटिंग फॉर्म, this writing profession if he is not going to get success anymore। तो फिर इसने डिसाइड किया कि ऑल माय सन्स में लिखता हूं, ये मेरा आखिरी प्ले होगा, अगर इसमें भी मेरे को कामयाबी नहीं मिली देन मैं किसी और प्रोफेशन की तरफ जाऊंगा। लेकिन जो ही ये प्ले अर्थर मिलर ने लिखा, जो ही ये थिएटर्स में लोगों को दिखाने के लिए यानी कि परफॉर्मेंस के लिए थिएटर में लाया गया, तो इस प्ले को बहुत सक्सेस मिली क्योंकि 328 परफॉर्मेंसेस के लिए कंटिन्यूअसली चलता रहा। 1946 में ये प्ले लिखा गया है, 29 जनवरी 1947 में ये प्ले थिएटर्स में दिखाने के लिए ऑडियंस को लाया गया। 29 जनवरी 1947 से लेके 8 नवंबर 1947 तक ये कंटिन्यूअसली थिएटर्स में चलता रहा। दैट मींस if a movie is being enacted in a theater for more than 6 or 7 months or it runs for a year or so, तो कहा जाता, फिर माना जाता है कि ये एक सक्सेसफुल मूवी है, ये इस मूवी ने बहुत पैसे कमाए हैं, इस मूवी को लोगों ने पसंद किया है, इस मूवी में ऐसा कुछ था कि ये उसकी वजह से कोई चीज इस मूवी में ऐसी थी जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली चलती रही। वैसे ही इस प्ले में कुछ था, लोगों ने इसको पसंद किया, लोगों ने इसको कंटिन्यूअसली देख रहे थे इसको, वो इस प्ले को कंटिन्यूअसली ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। एज आई सेड, दिस प्ले ran for 328 परफॉर्मेंसेस। तो ऑल माय सन्स के आपको ये भी मैं बोलता हूं कि जो आपको मैं इस चीज से भी रूबरू करवाता हूं, ऑल माय सन्स इट्स अ ट्रेजेडी। We talked about this how All My Son is a tragedy during the last lecture, and you must be now very much acquainted with this form of play, what we call tragedy. What is a tragedy? Let me tell you very briefly. Tragedy जो होती है actually it ends on a note of sadness. इसमें जो हीरो होता है उसका डाउनफॉल होता है, उसकी लास्ट में डेथ होती है, या अगर डेथ नहीं होती है तो उसके जो
उसके जो एम्स होते हैं, उसका जो पर्पस होता है, या उसके जो अपने इरादे होते हैं, उनको वो पाने में कामयाब नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें आपको सैडनेस मिलती है, इसमें आप दुख देखते हो। और इसके साथ साथ ट्रेजिडी में एक और इम्पोर्टेंट चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ट्रेजिडी इट ब्रिंग्स पिटी एंड फेयर अमंग यू, यानी कि अमंग ऑडियंस। जब आप ट्रेजिडी को देखते हो, जब आप मूवी जो विच इज ट्रेजिक इन कैरेक्टर, उस मूवी को देखते हो, आपको तरस आता है हीरो पे, क्योंकि वो पिटता है या उसको कामयाबी नहीं मिलती, चाहे हम हीरो या हीरोइन की बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको डर भी मिलता है, पिटी एंड फेयर, दीज आर टू एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ ट्रेजिडी। तो अब मिलर जब ट्रेजिडी लिखता है, हाउ मिलर डिफर्स फ्रॉम अर्लियर ट्रेजिक प्ले राइटर्स, फॉर इंस्टेंस फ्रॉम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो और इवन ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लीज। जो पहले वाले ड्रामेटिस्ट थे, जो पहले वाले प्ले राइटर्स थे, जिन्होंने ड्रामाज लिखे थे, चाहे हम एलिजाबेथन एरा की बात करेंगे, चाहे हम रेस्टोरेशन पीरियड की बात करेंगे, या ग्रीक प्लेज की बात करेंगे, जॉन ड्राइडन की बात करेंगे। तो जब हम इन प्ले राइट्स को देखते हैं, इन्होंने हमेशा जो इनके हीरो और हीरोइंस होती हैं, इन्होंने हीरोज को जो इन्वेंट किया है वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास से इन्होंने लिए है, अपर क्लास से लिए है, जिनका सोशल स्टेटस बहुत हायर था। लेकिन मिलर का जो हीरो होता है, मिलर का जो ट्रेजिक हीरो होता है, उसने एक जिसको बोलते हैं हम एवरी मैन, यानी कि एक कॉमन मैन को मिलर ने अपने प्लेज में, अपने ट्रेजिक फॉर्म में उसने एक कॉमन सिटीजन को लाया है। वो जैसे डेथ ऑफ अ सेल्समैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन वो एक सेल्समैन की कहानी होती है। तो अब ये आपको ये याद रखना है लर्नर्स की, जो एक मिलर की ट्रेजिडी है, मिलर ने मोस्टली उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक ट्रेजिडीज लिखी है। इन्होंने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, उन्हीं को हीरोज बनाए, हीरोइंस इन्होंने लोअर मिडिल क्लास से ली है, लेबर क्लास से ली है। तो जहां तक अब ऑल माय सन्स की बात हम कर रहे हैं, ऑल माय सन्स जो प्ले है एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी व्हिच इज रियल इन नेचर। एक्चुअली ऑल माय सन्स जो मिलर ने ये प्ले लिखा है, मिलर ने इसलिए ये प्ले लिखा है, इसकी जो मदर इन लॉ थी उसी ने एक्चुअली इसको कुछ एक इवेंट बोला था जो अमेरिका में 1941 और 1943 में हुआ था, और उसको फिर न्यूज़पेपर में भी लाया गया था। एक कंपनी थी, राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन एक थी। इन्होंने क्या किया था 1941 और 43, ये वही दौर है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। लेकिन ये वही तो इस ये जो ये कॉरपोरेशन थी, रिमेंबर दिस नेम, राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन, इन्होंने फॉल्टी इंजन्स, डिफेक्टिव इंजन्स, जो एयरफोर्स होती है, जो पायलट्स को जहाज काम आते हैं जब वॉर होती है, जब जंग होती है, और जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, उसमें अमेरिका ने भरपूर अच्छे तरीके से शिरकत की थी। इट वाज अमेरिका एक मेन प्लेयर था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ अमेरिकन पायलट्स की डेथ हुई थी, कुछ अमेरिकन जो जहाज थी वो क्रैश कर गए। लेकिन बजाहिर लोगों को लग रहा था कि ये क्रैश शायद अपोनेंट्स इनके हैं उन्होंने इनको गिराया, लेकिन लेटर ऑन ये फिर सामने आया कि ये अपोनेंट जो इनके एनिमीज थे, जो दूसरी कंट्रीज थी, उनकी वजह से ये जहाज नहीं गिरे थे, उन्होंने मोटार से इनको नहीं गिराया था। एक्चुअली ये जो गिर गए थे ये जहाज, ये इनमें डिफेक्टिव इंजन्स लगाए गए थे, इनमें फॉल्टी इंजन्स लगाए गए थे, और ये कॉन्स्पिरेसी थी। और फिर राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन जो थी, इस पे एक फिर मुकदमा भी चला, फिर इसको फिर कोर्ट में भी ले आ गया। तो फिर लास्ट में ये प्रूव हुआ कि इसने कॉन्स्पिरेसी की थी। तो फिर कुछ जो अमेरिकन पायलट्स की डेथ हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो अपोनेंट्स ने उनको नहीं गिराया था उन जहाजों को, लेकिन वो जो जहाज गिर गए थे वो खुद ही अपनी कॉरपोरेशन, अपनी कंपनीज, जो इनकी अपनी खुद की फैक्ट्रीज है जहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, उन्होंने इसमें फॉल्टी इंजन लगाए थे, जिसकी वजह से वो जो जहाज थे वो आधे ही रास्ते में गिर कर तबाह हो गए थे, और उसमें कुछ पायलट्स की जान भी चली गई थी। तो ये जो स्टोरी है, ये अर्थर मिलर ने अपनी मदर इन लॉ से ये स्टोरी सुनी है। फिर अर्थर मिलर थोड़ा सा इस थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गया कि दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड एट ऑल, दैट दिस कॉर्पोरेशन, द मेन हु वर वर्किंग इन दिस कॉर्पोरेशन व्हिच इज नोन एज राइट एरोनॉटिकल कॉर्पोरेशन, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी। तो फिर अर्थर मिलर इससे इंस्पायर हो गए, अपनी
जो मदर इन लॉ की स्टोरी उसने सुनी, लेकिन स्टोरी इट्स अ रियल स्टोरी, it's a story which had taken place in America way back in 1941 and 43. तो फिर मिलर ने अपने इमेजिनेटिव पावर का इस्तेमाल करके उसने की जो इमेजिनेशन है, एज वी ऑल नो, एक जो राइटर होता है, एक जो अच्छा लेवल का राइटर जो होता है, उसके पास सुप्रीम लेवल ऑफ इमेजिनेशन होती है, उसके पास इमेजिनेटिव पावर बहुत सुप्रीम लेवल का होता है। किसी भी राइटर की आप बात कर सकते हो, चाहे शेक्सपियर की बात करोगे, जॉन मिल्टन की बात कर रहे हो, या जॉन डन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, टी.एस. एलियट, even Lama Iqbal, or even Tagore, W.B. Yeats. तो जब even if we are going to talk about Kashmiri literature, in Kashmiri literature there is a famous poet who is known as Sheikhul Alam. He was having a supreme level of imagination, just imaginative power. Even he was a futurist. उन्होंने भी बहुत सारे कुछ चीजों के बारे में किया, लिखा है, जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, वो आजकल हमारे इर्द गिर्द हो रही है। शेखुल आलम is a wonderful poet. If you want to know, if you want to read his poetry, he's a wonderful poet. तो उन्होंने, he's a futurist as well. He had predicted number of things way back, maybe during the 17th or 16th, 17th or 18th century, and those things are now happening in our society. Those things are now happening around us. सो एक जो अच्छे राइटर की खूबी होती है, कहाँ क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि उसके पास एक कॉम्प्रहेंसिव सोल होता है, इसके पास इमेजिनेशन लेवल जो होती है वो बहुत सुप्रीम लेवल की होती है, यानी कि ही कैन प्रेडिक्ट थिंग्स, इवन एक जो कॉमन सिटीजन उनके बारे में नहीं सोच सकता है। वैसे ही हम अर्थर मिलर की बात कर रहे हैं। अर्थर मिलर जो है एक अच्छे प्ले राइट माने जाते हैं अमेरिकन लिटरेचर में। उनका एक अलग रुतबा है, एक अलग मियार है उनका अमेरिकन ड्रामा में। तो फिर हम जब ऑल माय सन्स इस ऐसे से, इस स्टोरी से, इसको फिर उसकी जो मदर इन लॉ ने इसको स्टोरी बोली थी, इस स्टोरी से इंस्पायर हो गया था अर्थर मिलर। तो फिर उन्होंने ये प्ले लिखा जिसको उन्होंने ऑल माय सन्स नाम रखा। ऑल माय सन्स यानी कि ये सब अपने इसके बेटे हैं। कौन से बेटे हैं यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑल माय सन्स। ही इज टॉकिंग अबाउट दोज सन्स who have been who are killed in a plane crash, or even all those sons जिनको अमेरिकन ड्रीम की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आ रहे हैं, जिनको अमेरिकन ड्रीम की वजह से कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक्चुअली जब हम अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, एक्चुअली आपको ये बात याद रखनी है, ऑल माय सन्स क्रिटिसाइजेस, सेंशुअर्स, डिनाउंसेस दिस अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट क्या था? वी टॉक्ड अबाउट दिस ड्यूरिंग द प्रीवियस लेक्चर। अमेरिकन जो ड्रीम है, एक्चुअली इसमें जो अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट चला था, इवन दिस इज प्रिवेलेंट इन अमेरिका nowadays as well. It is even prevalent in every nook and corner of the world, this American dream, though in different forms. ये हर एक सोसाइटी में आप देख रहे हो अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट। तो अब जरूरी नहीं है कि हम इसको अमेरिकन ड्रीम का ही नाम देते हैं, लेकिन जो इसमें बुनियादी जो चीजें हैं वो हमारी इर्द गिर्द हमें नजर आ रही है। किसी भी सोसाइटी पे अगर हम नजर डालेंगे तो वहां पे ये चीजें हमें मिल रही है। ये इस सोच के आपको लोग मिलेंगे। जैसे अमेरिकन ड्रीम में एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें लोग जो चाहते थे कि उनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा हो, उनके पास बड़े अच्छे शाहाना तरीके से वो लाइफ गुजारे, बड़े अच्छे घर, पैलेसेस उनके पास हो, उनके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पास गाड़ियां होनी चाहिए। और अर्थर मिलर का मानना है, वो बोल रहे हैं कि ये चीजें जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान को मिले, लेकिन अमेरिका में ये 1920s और 30s में जो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी, वहां पे एक कंपटीशन का दौर था। इवन आज भी हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इसी अमेरिकन ड्रीम की वजह से हमारे इर्द गिर्द ये चीजें हो रही है। हम चाहते हैं हमारे पास बहुत सारे मकान हो, पैलेसेस हो, जॉब हो, वी शुड बी फाइनेंशियली सिक्योर, यानी कि वी शुड हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वी शुड हैव मोर एंड मोर कार्स, यानी कि बहुत वेल्थ और प्रॉपर्टी हमारे पास हो। लेकिन अब जरूरी नहीं है। मिलर का मानना है कि जो 1920s का जो अमेरिका में जो सिविलाइजेशन थी,
वो इन्हीं चीजों के पीछे लग गए। लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर एक बंदे को ये चीजें मिले, और उसी के सेंस में अब कुछ चीजें मिलर इसमें एक्चुअली क्रिटिसाइज किस चीज के, किस नुक्ता नजर से कर रहा है। वो बोल रहा है कि अब अमेरिका में ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, अब हर एक बंदा ये चाह रहा है कि मेरे को जॉब मिले, मेरे पास कार्स हो, मेरे पास पैसे हो, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास बहुत सारा वेल्थ हो। लेकिन मिलर का मानना है कि इस दौड़ में कुछ लोगों ने फिर इलीगल वेज से, यानी कि कुछ गलत तरीके उन्होंने अपनाए, और कुछ उन गलत तरीकों की वजह से उन्होंने अपने आप को बड़ा सिक्योर समझा, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने लोगों को धोखा देकर पैसे कमाए, उन्होंने यहाँ तक चले गए, उन्होंने आधे लोगों की जान भी ली, और फिर वो उन्होंने उनको लगा कि हम सिक्योर है, हम अमेरिकन ड्रीम को पाने में कामयाब हो रहे हैं। उसी इसी कॉन्सेप्ट को मिलर ऑल माय सन्स में क्रिटिसाइज कर रहा है। एक्चुअली इस ऑल माय सन्स में जो एक मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जो केलर। एक्चुअली ही जब हम प्ले पढ़ते हैं, ही इज अराउंड 60-year-old सिटीजन। ये एक फैक्ट्री में काम करते हैं। जब प्ले हम पढ़ते हैं, प्ले में हम देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के इर्द गिर्द ये प्ले घूम रहा है, इसमें जो बात चल रही है, ये एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। इसके साथ एक और स्टीव डीवर जो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो भी जो केलर के साथ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब जब हम प्ले को पढ़ते हैं, प्ले को पढ़ने के साथ हमें ये महसूस हो रहा है कि ये दो जो है, जो केलर और स्टीव डीवर, ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं। कॉन्स्पिरेसी क्या करते हैं ये, अब जो पायलट होते हैं, क्योंकि प्ले में ऐसा हमें लग रहा है कि जो इनको अब वॉर में जाना है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि हमने आपको अभी पहले ही बोला है कि ये प्ले है, ये मदर इन लॉ से इन्होंने स्टोरी सुनी थी आर्थर मिलर ने। उन्होंने इनको बोला था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे एक कुछ प्लेन्स क्रैश कर गए थे, कुछ पायलट्स की डेथ हो गई थी। उन पायलट्स की डेथ इसलिए नहीं हुई थी कि उनको दुश्मन ने मारा था, उनको दुश्मन ने गिराया था, नहीं, उनकी डेथ इसलिए हुई थी कि उनको जो फैक्ट्री से वो मैन्युफैक्चर किए गए थे एरोप्लेन्स, जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स थे, उनको डिफेक्टिव इंजन दिए गए थे। वैसे ही स्टोरी आर्थर मिलर इसमें ला रहा है। जो केलर और स्टीव डेवर ये फैक्ट्री में काम करते हैं, बजाहिर हमें ये लग रहा है कि ये दो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और ये फैक्ट्री में कुछ डिफेक्टिव जो इंजन होते हैं ये वही बेचते हैं, फिर उनको लिया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्लेन होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो जो प्लेन होते हैं वो फिर जंग में शिरकत करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर हमें स्टोरी में ये भी देखने को मिलता है कि उसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये केट केलर एक्चुअली जो केलर की वाइफ होती है। अब यू विल हैव टू नो रिमेंबर जो केलर एंड केट केलर, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ टू ईच अदर। और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है क्रिस केलर। क्रिस केलर इज अ मोरलिस्ट, ही इज एक्चुअली डिसिप्लिनरियन, जिसको हम मर्टिनेट भी बोलते हैं। एक्चुअली ये जो एक प्रैक्टिकल बंदा है। एक्चुअली जब हम प्ले को पढ़ रहे हैं, हम वहां पे देख रहे हैं क्रिस केलर जो इनका अपना बेटा है, ये अभी कुछ देर पहले ही वॉर से वापस आया है, जंग से वापस आया है, कुछ छुट्टियां मनाने के लिए घर आया है। लेकिन इनका दूसरा बेटा है जिसका नाम है लैरी केलर और क्रिस केलर, दे आर ब्रदर्स। इनकी जो पेरेंट्स हैं वो है जो केलर और केट केलर। यानी कि जब आप इस प्ले को पढ़ते हो, इट इज मेनली बेस्ड ऑन टू फैमिलीज। एक को हम बोलते हैं केलर फैमिली, दूसरी जो फैमिली है वो डीवर फैमिली। जैसे अभी हमने आपको बोला स्टीव डीवर, उसकी जो बेटी होती है उसका नाम होता है एन डीवर, और उसका जो बेटा होता है जॉर्ज डीवर, वो एक लॉयर होते हैं। तो जब हम प्ले को देखते हैं, फिर क्या होता है कि जो केलर को अब वहां पे जब हम प्ले को पढ़ते हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इन दोनों को पकड़ा जाता है, जो केलर और स्टीव डेवर। जो प्राइमा फेसिया जो रिपोर्ट आता है, इनको वहां से पकड़ लिया जाता है कि इन्होंने ही डिफेक्टिव इंजन फराहम किए थे। लेकिन अब ऐसे कुछ होता है, जो केलर जो होता है ये अपने आप को ऐसे पेश कर रहा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने कि इनका कोई दोष नहीं है इसमें, इस जो ये प्रोसेस है जिसमें पायलट्स की डेथ हुई है। और यानी कि एक सरप्राइजिंग इवेंट वहां पे ये भी होता है, जो केलर है इसका अपना बेटा जो होता है लैरी केलर, उसकी भी डेथ होती है इसी प्लेन क्रैश में। लेकिन जो केलर को फिर बरी कर दिया जाता है,
जैसे वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आता है, उनसे कहा जाता है कि नहीं, इस बंदे ने कुछ नहीं किया है। जो भी अब दोष हैं, जो भी अब गलतियां हैं, जो भी अब ब्लेम लगाया जा रहा है, वो स्टीव डेवर पे लगाया जा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, जो स्टीव डेवर है, इसका अपना जो बेटा होता है एन डीवर, जो लॉयर होता है, ये एक दिन अपने पापा से मिलने जाते हैं जेल में, क्योंकि ही इज नाउ imprisoned, he is now living a life in, you know, a life of imprisonment। तो अब ये अपने पापा से मिलने जाते हैं, बड़े गुस्से में हैं, ही इज नाउ वेरी एंग्री कि मेरे पापा ने ऐसा काम किया है, उन्होंने पायलट्स के लिए, यानी कि डिफेक्टिव इंजन उन्होंने पायलट्स को दिए थे, जिसकी वजह से उनको डेथ हुई थी। तो फिर क्या होता है कि जो जॉर्ज डीवर और एन स्टीव डीवर में जो कन्वर्सेशन होती है, वहां पे स्टीव डीवर अपने बेटे को बोलता है कि मेरे पे मैंने ये काम नहीं किया है, ये सारा काम है ये जो केलर ने किया है। वो चाहता था कि उन्होंने ही सारा ये डिफेक्टिव इंजन सारे उन्होंने फराम किए, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने कोई शिरकत नहीं की है इसमें। तो फिर जॉर्ज जो डीवर है, फिर लेटर ऑन जब हम इस प्ले को पढ़ते हैं, लेटर ऑन जब जो किलर के पास जिसका अपना बेटा होता है, क्योंकि जो जॉर्ज डीवर, फिर मैसेज इनकी फैमिली तक भी पहुंच जाती है कि जो एक्चुअली जो ये प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें इनका अपना बेटा भी खो गया था, जिसमें इनकी अपने बेटे लैरी केलर की भी डेथ हुई थी। उस डेथ को मानने के लिए फैमिली तैयार नहीं है। वहां पे एक और स्टोरी ये भी है कि ये जो ये फैमिली है, केलर फैमिली, ये इंतजार कर रही है, इनको लग रहा है कि इनका जो अपना बेटा है, इनकी डेथ नहीं हुई है प्लेन क्रैश में। क्योंकि यूजुअली होता है जब सोल्जर्स लड़ने जाते हैं वॉर में, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मिसिंग होते हैं, डिसअपियर होते हैं, कुछ की डेथ होती है, कुछ को फिर प्रिजनर बनाया जाता है। तो इनका ये उसी कश्मकश में है कि शायद इनको प्रिजनर बनाया गया होगा, या अभी वो डिसअपियर हुआ होगा, वो कभी आएंगे घर। लेकिन जो केलर से फिर अपना बेटा जो इसका क्रिस होता है, वो इससे पूछता है कि यू आर द कल्प्रिट, यू हैव डन व्हाट एक्टिविटी व्हिच इज क्रिमिनल इन कैरेक्टर। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया, आपकी वजह से, आपकी इस एक चीज की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो फिर जो केलर बोलता है, फिर हमें रियलिटी सामने आती है। लेटर ऑन वी कम टू नो एक्चुअली इट वाज जो केलर who had produced these defective engines, faulty engines। जैसे उन्होंने फिर जब जो जहाज थे, एयरफोर्स के जहाज थे, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़ने के लिए गए थे, जिनकी वजह से बहुत सारे पायलट्स की डेथ हो गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो केलर फिर एक्सप्लिसिटली अपने बेटे के सामने ये बात रखता है कि हाँ, मैंने ये काम किया है। क्यों ये काम किया है? आपको पालने के लिए, आपको आगे लाने के लिए, आपको एक प्रोस्पेक्टस जिंदगी देने के लिए, आपको एक अच्छी जिंदगी जिंदगी देने के लिए मैंने ये काम किया है, मैंने पैसे कमाने के लिए काम किया है। तो यहाँ पे वही, इन अनदर सेंस वी कैन से हियर मिलर इज क्रिटिसाइजिंग दिस व्हाट वी कॉल अमेरिकन ड्रीम। जो केलर, अब मैं थोड़ी सी कुछ लाइन्स टेक्स्ट से पढ़ता हूँ, तो उसके बाद हम मोहन राकेश के बारे में बात करेंगे कि हाँ, कैसे जो केलर एक्सेप्ट करता है कि उसने गलती की है, उसने फ्रॉडुलेंटली कुछ डिफेक्टिव इंजन्स, यानी कि जो उन्होंने फराहम किए थे एरोप्लेन्स को, तो जिनकी वजह से फिर वो प्लेन्स क्रैश कर गए थे, आधे ही रास्ते में गिरकर तबाह हो गए थे, जिनकी वजह से बहुत सारे पायलट्स की डेथ हो गई थी। तो अब ये अपने आप पे ब्लेम ले रहा है, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। क्यों? वो बोल रहा है क्रिस क्रिस, यानी कि अपने बेटे से मुखातिब होकर फरमा रहा है, उस अपने बेटे को एड्रेस कर रहा है, क्रिस क्रिस आई डिड इट फॉर यू। यानी कि ये जो लाइन है ये मैंने टेक्स्ट से ली है, क्रिस क्रिस आई डिड इट फॉर यू, एक्चुअली इट वाज अ चांस एंड आई टुक इट फॉर यू। Would I have another chance to make something for you? 61-year-old, you don't get another chance, do you? अब ये अपने बेटे से मुखातिब होकर अपनी जो इसकी गलती है, इसने जो फॉल्टी इंजन्स दिए थे, अब उस गलती को तस्लीम कर रहा है अपने बेटे के सामने। क्रिस ने इसको बोला, क्रिस, as I said, he is a moralist. When we read this play, he is a moralist. He is a staunch believer of what we call this. He follows norms. He is a strict disciplinarian. तो अब अपने पापा से ये बोल रहे हैं कि आपने बहुत गलत काम किया है। लेकिन अब ये जो इसी ने अपने पापा को इंसिस्ट किया है कि नो, अब आप अपने आप पे ब्लेम ले लो कि आपने ये गलती की है, आपकी वजह से ये लोग परेशान हो गए हैं।
अब ये जो ये लाइन्स मैंने आपके सामने बयान की हैं, इस लाइन से आपको सीधे ही लग रहा है कि जो केलर है, इन्होंने डिलिबरेटली ये काम किया है। एज ए देखो क्या बोल रहा है, क्रिस क्रिस आई डिड इट फॉर यू, यानी कि आई सप्लाइड फॉल्टी इंजन्स, लेकिन आई डिड इट फॉर यू, मैंने आपके आपके लिए काम किया है। आपकी जो प्रोस्पेक्टिव जिंदगी है, आपकी जो आने वाली जिंदगी है, वो आप अच्छे तरीके से गुजारो, बड़े उसमें आपको एंजाइटी ना हो, परेशानी ना हो, पैसे हो, अच्छा मकान हो, वेल्थ हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, आपके पास, हमारे पास तो कुछ नहीं था। ये मैंने ये जो ये फॉल्टी इंजन से मेरे को 2 नंबर की काम करके ये पैसे मैंने वहां से कमाए हैं। तो लेकिन अब लास्ट में क्या होता है, इसको फिर गिल्टी फील होता है। जो केलर जो होता है, इसको अपने बेटे, जो अब इनकी अपनी फैमिली भी होती है, उनको फिर लग रहा है कि जो हैड डन अ सीरियस crime, he should not have done this work, a work in which a number of pilots lost their life. तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि मिलर इज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग इन व्हाट वी कॉल अमेरिकन ड्रीम, द अमेरिकन ड्रीम। तो जो केलर, अब ट्रेजेडी कैसे है लास्ट में, जो जो केलर होता है, ही शूट्स हिमसेल्फ, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको अब गिल्टी फील होना स्टार्ट हो रहा है। इसके बेटे, इसकी जो वाइफ है, इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको अब लग रहा है कि हमारा एक फैमिली मेंबर, जो मेन इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर है, इनके जो पापा है, एक का जो हस्बैंड है, उन्होंने बहुत गलत काम किया है, जिस काम की वजह से यानी उनको ह्यूमिलेशन हो रही है। तो अब क्या होता है फिर लास्ट में, अब उन यानी कि इसको लग रहा है कि मेरी ही वजह से बहुत सारे पायलट्स की जान चली गई, और उन्हीं पायलट्स में से एक जीत गई, उनको आप परवाजिया करेंगे। हमारा नजरिया ये है कि ये एक मुसन्निफ अपने समाजी माहौल की अक्कासी करता है, उसका मकसद मुख्तलिफ किस्म के कारीन और सामीन के साथ अपने नुक्ता नजर का इश्तराक करना होता है। दुनिया के एक मखसूस नुक्ता नजर को पहचानने के लिए मुसन्निफ बहुत से तरीकों और तकनीकियों का सहारा लेता है, जो फनकाराना अंदाज को ठोस बनाने में मदद करते हैं, और कारी के लिए अजीब व गरीब चैलेंजेस और मसाइल भी पैदा करते हैं। कुछ तफसीलात के पीछे भी छुप जाता है, और मुसन्निफ की अपनी जिंदगी के वाक़ात का हवाला देता है। हमने अपनी बहस को 4 इकाइयों में तकसीम किया है। यूनिट 1 आपको हाफ ए हाउस के मतन में ले जाता है, ताकि आपको ड्रामे की प्लॉट और अहम हालात से वाकिफ कराया जा सके। यूनिट 2 हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता मतवसत तबके की दिलचस्पी के नकात की नुमाइंदगी के तौर पर ड्रामे पर बहस करता है। आपको बताता हूँ कि ये ड्रामा अर्बन इंडिया के बारे में है, यानी कि जो हम हाफ ए हाउस की बात करते हैं, यहाँ पे अब अर्बन इंडिया की बात हम करेंगे, यानी कि एक राइजिंग मिडिल क्लास के बारे में बात करेंगे। ये जो ये ड्रामा मोहन राकेश ने जो लिखा है, इसमें वो जो इन्होंने कैप्चर किया है सोसाइटी, जो इन्होंने अर्बन क्लास के बारे की सिटी लाइफ को उन्होंने पोर्ट्रे किया है। एक जो शहरी जिंदगी होती है, उस जिंदगी को इन्होंने एक नुक्ता इन्होंने लिया होगा, एक टॉपिक इन्होंने लिया, एक इशू के बारे में इन्होंने छेड़ा होगा, जो अर्बन जो सिटी में बहुत एज वी नो सिटी में बहुत सारे मसाइल होते हैं। उन्हीं मसाइल में से इन्होंने कुछ मसाइल लिए होंगे जो अर्बन लाइफ में हम देखते हैं। तो उन मसाइल को फिर इस प्ले में यानी कि मोहन राकेश हमारे सामने रखता है। तो इन दिस ब्लॉक डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ मोहन राकेश मेजर ड्रामेटिक वर्क हाफ ए हाउस, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हिंदी। यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, जो ये प्ले है हाफ ए हाउस, ये एक्चुअली मोहन राकेश ने हिंदी में लिखा था। फिर इसको बाद हिंदी में जो इसका टाइटल था वो थे अधे अधूरे, और इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। उसमें इंग्लिश में इसको फिर हम हाफ ए हाउस के नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। Our view is that a writer reflects his/her social surroundings in a particular way and aims to share one's perspective with a wide variety of readers and audience. For communicating a specific vision of the world, the writer takes recourse to many methods and techniques that help concretize the artistic intent, as also pose peculiar challenges and problems to the reader. तो जैसे हम इस प्ले की बात कर रहे हैं, एज ए सेड कि अब नाउ यू विल रिमेंबर
इनिशियली यू विल हैव टू रिमेंबर, जो ये मोहन राकेश का जो ये प्ले है, ये एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज रिटन इन हिंदी लैंग्वेज, और वो हम लेटर ऑन देखेंगे। एक्चुअली जो मोहन राकेश इन्होंने हिंदी में भी लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज से बहुत इन्फ्लुएंसर थे ये, तो फिर इसको फिर अंग्रेजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। तो फिर हम इस यूनिट में आप हिंदी ड्रामा निगार मोहन राकेश की सोनिया उमरी के बारे में, इनकी तालीम और तहरीरी कैरियर के हवाले से खास तौर पर पढ़ेंगे। यानी कि जब हम इस यूनिट की तरफ आगे आगे बढ़ेंगे, आपको इस यूनिट जो हमारा टॉपिक है हाफ ए हाउस को पढ़ना, उसके साथ साथ हम आपको मोहन राकेश की लाइफ जो है, जिंदगी जो है, उसके बारे में भी हम आपको कुछ थोड़ी ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की थी, इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। इतनी अहम बात यह है कि आपको इस वक्त का भी एक नज़ारा मिलेगा जिसमें मोहन राकेश जीते और लिखते थे। यानी कि मोहन राकेश जो है, ये अपनी जो जिस सोसाइटी में ये रह रहे थे, जिस सोसाइटी में इन्होंने लाइफ गुजारी है, इन्होंने उसी की अक्कासी की है। उन्होंने वही उन्हीं चीजों को कैप्चर किया है जहां पे जो ये देख रहे थे कुछ इश्यूज। जैसे अभी हमने आपको बोला, इस प्ले में मोहन राकेश जो है एक अर्बन लाइफ की जो रिलेटेड इश्यूज है उनको एड्रेस कर रहा है, उन इश्यूज को ऑडियंस के सामने ला रहा है, उन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने ला रहा है। और मैं हम यहाँ पे हमारे सामने एक और बात खुलकर सामने आ रही, वो ये है कि एक जो राइटर होता है, he represents, he is the representative, और आप यानी कि जो राइटर होता है ये रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी एज का। क्योंकि जब हम अगर हम टेनीसन की बात करेंगे, टेनीसन को हम बोलते हैं कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ द विक्टोरियन एरा। यानी कि अगर अपनी विक्टोरियन एज को समझना है, विक्टोरियन एज में जो मेन चीजें हो रही थी, रीड इवन चार्ल्स डिकिंस और इवन फॉर दैट मैटर अल्फ्रेड टेनीसन, वैसे ही इन्होंने कैप्चर की थी वही चीज जो इन्होंने खुद देखी थी मोहन राकेश ने। ये सब दर हकीकत लाजिमा मलजूम है। ये यूनिट मोहन राकेश के हाफ ए हाउस का एक वर्किंग समरी पेश करता है। यानी कि आपको इस यूनिट में, इस लेक्चर में, ये जो हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स अब इस यूनिट इस प्ले के बारे में है, तो उसमें हम आपको इसके लाइफ के बारे में बोलेंगे, इस जो मेन थीम्स इस प्ले में उनके बारे में हम बात करेंगे। इस यूनिट का फोकस ये होगा अदाकारों और किरदारों के दरमियान ताल्लुक को समझना। यानी कि हम समझने की कोशिश करेंगे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, अदाकार होते हैं, प्रोटैगनिस्ट्स होते हैं, हीरोज होते हैं, या जो बाकी किरदार उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वो कैसे एक दूसरे के साथ पेश आ रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, या वो किन मसाइल को फेस कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो कैसे एक दूसरे के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हालात और किरदारों का खास तौर पर तज्जिया, यानी कि जो मेन इश्यूज हैं, मेन प्रॉब्लम्स हैं, इन जो कैरेक्टर्स जो कुछ फेस कर रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। समाजी इदारों की नवियत के बारे में आगाही हासिल करना, यानी कि प्लॉट के तैयार होने के तरीके को करीब से देखना, और मतन में वक़ात और किरदारों के बारे में ड्रामा निगार के नुक्ता नज़र का पता लगाना है। यानी कि इस प्ले जो हाफ ए हाउस है, इसमें हम एक्चुअली जो मेन इश्यूज कैरेक्टर्स के बीच में हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे समझना है कि जो ये कैरेक्टर्स इस प्ले में है वो अर्बन लाइफ से लिए गए हैं। अर्बन लाइफ में क्या क्या इश्यूज ये कैरेक्टर्स फेस कर रहे हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और वो कैरेक्टर्स, वो प्रॉब्लम्स एक दूसरे को कैसे एक दूसरे के सामने रख रहे हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अदीब का माहौल उसकी नशो नुमा और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। उन्हीं से एक मुस्लिम दुनिया में सरगर्म होने के लिए अपना हौसला पैदा करता है। नाजरीन द मेन नामी किरदार के जरिए ड्रामे में एंट्री हासिल करते हैं। थोड़ी देर बाद वो आदमी सवित्री का शोहर बन जाता है। यानी कि ये जो प्ले है इसमें आपको ये याद रखना है, द मैन के नाम से, पहले नाम से बुलाया जाता है द मैन। एक मोहन राकेश की एक टेक्निक है, वो आपको कभी कभार ऐसा भी लगता है ही इज नॉट एड्रेसिंग द कैरेक्टर विद हिज एक्चुअल नेम, ही सेज द फर्स्ट मैन, द सेकंड मैन, द फर्स्ट वुमन। लेकिन लेटर ऑन आपको पता चल जाता है कि फर्स्ट मैन कौन है, सेकंड मैन क्या कौन है,
सेकंड मैन क्या काम करता है। अब इसमें फिर और खानदान में होने वाले वाक़ात को बेबसी से देखता है। हम इस अकाई में इस आदमी की हरकत, रद्द अमल और मुदाखलतों की अहमियत को समझेंगे। We should keep in mind that the surroundings of a writer play an important role in her growth and development. We have discussed this issue several times. यानी कि हम बहुत बार आपके सामने ये बात रख चुके हैं कि एक जो सोसाइटी होती है इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है राइटर पे, क्योंकि we all know a writer lives among us. He lives in a society. He doesn't live in what we call isolated life. वो जिंदगी गुजार रहा है सोसाइटी में, वो चीजों को खुद रियलाइज कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, फेस कर रहा है, देख रहा है उसकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उन्हीं चीजों की वजह से उसकी दिमाग पे, उसकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। फिर वो अपना तज्जिया देता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, फिर थ्रू द फॉर्म ऑफ राइटिंग। It is from these that a writer draws her inspiration to be active in the world. यानी कि she is born in, just a while back we talked about this. सोसाइटी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है राइटर पे। आपको ऐसे समझना है कि एक दो राइटर्स को हम लेते हैं। एक राइटर एक जिंदगी गुजार रहा है पहाड़ों में, वो उसके बरक्स एक राइटर जो है वो जिंदगी गुजार रहा है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। जो वो राइटर है वो पहाड़ में जिंदगी गुजार रहा है, वहां पे सोसाइटी नहीं है, वहां पे उसके इर्द गिर्द कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वहां पे उसके सामने इर्द गिर्द लोग नहीं रह रहे हैं। तो दैट मीन्स कि उसके सामने अब उतनी इश्यूज नहीं होंगी जितनी इश्यूज उस राइटर के सामने हैं जो एक जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो देहात में जिंदगी गुजार रहा है या शहर में जिंदगी गुजार रहा है। मकसद ये है कि वो जिंदगी गुजार रहा है लोगों के बीच में, सोसाइटी में रहकर। तो वो बहुत सारी चीजों को देख रहा है, बहुत सारी चीजें उसके इर्द गिर्द हो रही है, तो ऑब्वियसली उस पे उन चीजों की वजह से उस पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा और उसका जो इमेजिनेशन पावर है उसको वो बहुत सारी चीजों के बारे में लिख सकता है, एज कंपेयर टू दैट मैन, दैट राइटर हु इज लिविंग in on a mountain. So it applies in ample measure to Mohan Rakesh, a well-known Hindi writer of our times. मोहन राकेश भी बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे जो उसके इर्द गिर्द समाज में जो काम हो रहे थे। Halfway House follows a peculiar pattern. The audience gains entry into the play through a character called the man. मैंने आपको अभी इस चीज से रूबरू करवाया, यानी कि एक कैरेक्टर का नाम क्या रखता है मोहन राकेश, the man. A little later the man becomes Savitri's husband. पहले तो हमें रूबरू करवाया जाता है इस द मैन से, लेटर ऑन जब हम कुछ देर और प्ले को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है जिस नाम को एड्रेस किया जाता है द मैन के नाम से, ये एक्चुअली हस्बैंड होता है सवित्री का। लिटिल व्हाइल लेटर वी वुड एक्चुअली कम टू नो व्हाट इज हिज एक्चुअल नेम and watches the goings on in the family helplessly. ये जो द मैन है जिसका नाम हम अभी कुछ देर बाद आपके सामने रखेंगे, तो ये जो द मैन है, क्योंकि एक राइटर की खूबी ये होती है कि वो चाहता है कि एम्बिग्यूअस स्टाइल में कुछ चीजें रखे रीडर के सामने। रीडर फिर एक उसमें वो क्यूरियोसिटी उसमें पैदा होती है, वो जानना चाहता है ये हु इज द मैन, हु इज दिस द मैन। ये अगर ये देख रहा है, जैसे हम देख रहे हैं फैमिली को बड़े हेल्पलेसली देख रहा है, ये सवित्री का हस्बैंड है, अगर सवित्री का नाम लिया गया है तो इस द मैन इसको नाम क्यों रखा गया है, इसका भी कुछ नाम होगा यहाँ से, तो इस सवित्री का हस्बैंड है, वो हम बाद में अभी उसके बारे में बात करेंगे। द मैन के नाम से मोहन राकेश जो है इसको बुलाते हैं, यानी कि एम्बिग्यूटी, यानी कि क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए रीडर को। We shall understand the significance of this man's women's responses and interventions in this unit. Actually जो ये प्ले है, it is mainly बेस्ड ऑन, ये भी एक रियलिस्टिक प्ले है। ये जो सवित्री और उसके हस्बैंड में चीजें हो रही है, जो वो चीजें फेस कर रहे हैं, जो वो चीज एक्चुअली ये एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो अब ये जो प्रॉब्लम्स इनको आ रही है, ये जो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि सवित्री और जो इसके हस्बैंड जो है, ये जो प्ले है ये इन्हीं की इर्द गिर्द घूम रहा है और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
एक्चुअली जब हम मोहन रकेश की बात करते हैं, इसका जो जन्म 1925 में जालंधर में हुआ था। पंजाब में एक पढ़े लिखे मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। यानी कि जब हम मोहन रकेश की बात करते हैं, ये 1925 में इसका जन्म हुआ था, जालंधर पंजाब में। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम मशहूर आर्य समाज और ठूस के माहौल में हासिल की। यानी कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो मोहन रकेश है, इसने जो इब्तिदाई तालीम हासिल की थी वो इन्होंने जैसे आर्य समाज के जो स्कूल होते हैं वहां से इन्होंने तालीम हासिल की थी। इसने बैक वक्त हिंदी और संस्कृत सीखी और दोनों जबानों में महारत हासिल की। यानी कि तालीम हासिल करने के साथ साथ इन्होंने हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज पे भी अबूर पाया था। उन्होंने he became very much acquainted, very much familiar with these two languages, हिंदी और संस्कृत। इससे वो असरी अदब के साथ साथ क्लासिकी संस्कृत मतों के साथ राब्ते में आया, जिसने उनकी अक्ल को तेज किया। जुबानों से उसकी मोहब्बत जो उस बात के जिंदगी में अच्छी जगह पर खड़े करेगी, उसका आगाज इस इब्तिदाई स्कूल की तालीम से हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि मोहन रकेश ने जो इसका बहुत जो आर्य समाज का जो इन्फ्लुएंस था, जो आइडियोलॉजी थी, इन्होंने बहुत कुछ इन्फ्लुएंस आर्य समाज की जो इन्होंने आर्य समाज स्कूल से तालीम हासिल की थी। आर्य समाज वी ऑल नो कि वो एक मूवमेंट चली थी इंडिया में। तो उनके बहुत सारे थॉट्स थे। उन थॉट्स की वजह से मोहन रकेश जो थे बड़े इन्फ्लुएंस हो गए थे। जबानों से एक की मोहब्बत जो उसे बाद की जिंदगी में अच्छी जगह पर खड़ा करेगी, उसका आगाज इस इब्तिदाई स्कूल की तालीम से हुआ था। इसी तरह अहम बात यह कि आर्य समाज तहरीक ने इस इल्म हासिल करने और चीजों को अकली लिहाज से देखने का मतलूबा जज्बा दिया। आर्य समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं। ये तब इस आर्य समाज का तब यानी कि तब वजूद में आई थी जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे इंडिया में। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो देख रहे थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाह रहे थे कि जो इंडिया में जो स्कूल्स हैं, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे इंडिया पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो वो चाह रहे थे कि जो स्कूल्स हैं इनको हम अंग्रेजी तालीम दें। वो समझ रहे थे कि अभी ये बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, इनको बहुत टाइम लगेगा हमें सिखाने में, समझाने में। तो लेकिन वो चाह रहे थे कि इनको हम अंग्रेजी तालीम दें। और उसके साथ साथ जो आर्य समाज का जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने अपने स्कूल्स पर इन्होंने स्कूल्स ओपन किए थे, एस्टैब्लिश किए थे इंडिया में, मोर पर्टिकुलरली इन पंजाब रीजन। तो इन्होंने चाहा था, इनका जो एम था वो ये था कि एक संस्कृत लैंग्वेज से इनको वाकिफ कराया जाए। हिंदुस्तान का अपना एक तहजीब है, इनकी अपना एक अपनी एक, उसकी वजह से इन्होंने फिर स्कूल्स खोले। और वो आर्य समाज का एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज ये था जैसे अभी हमने आपके सामने रखा कि ये चाह रहे थे कि जो एक मैन है, जो एक वुमन है, वो हर एक चीज को देख, यानी कि वो चीजों को ऐसे ही भरोसा करने से बेहतर है कि वो अपने माइंड को इस्तेमाल करने, यानी कि रैशनलिस्टिक व्यू उन्होंने, रैशनलिस्टिक टेम्पर उन्होंने स्कूल में स्टूडेंट्स में वो इन्फ्यूज किया था। वो चाह रहे थे कि जो लोग हैं ये अपने माइंड का इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। They believed we are all, we all possess what we call this rationalistic temper. We can possess this scientific temper. We can look at things objectively, scientifically, तो rationally। इनका बहुत ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका इंडियन सोसाइटी के लिए। इन्होंने यानी कि जो स्कूल्स इन्होंने खोले, वहां पे इन्होंने साइंसी तालीम दी, संस्कृत लैंग्वेज के साथ इन्होंने साइंसी तालीम भी अपने स्कूल्स में दी। और इन्होंने जो तालीम के साथ साथ इन्होंने स्कूल्स में डिस्कस स्टार्ट किया था कि जो मसले इर्द गिर्द हो रहे उनकी जो सोल्यूशन है उनको हम कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। इसने इससे इस जज्बातियत से भी आजाद रखा जो समाजी वाकयात और फर्द के समझदार नजर के दरमियान दीवार का काम करती थी। यानी कि जब हम आर्य समाज की बात करते हैं, एज आई सेड, इट हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इवन वहां तक खाली नहीं, इन्होंने औरतों के लिए भी बहुत काम किया। इन्होंने बहुत
ये काम भी किया इन्होंने, औरतों को भी तालीम हासिल करने के लिए घर घर गए थे। जो इनके फाउंडर्स थे उन्होंने ये आवाज़ आम की थी कि तालीम हासिल करना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर ये घर घर मोहल्ले मोहल्ले में जाया करते, जो इनके फाउंडर्स थे, टीचर्स थे, फिर बोल रहे थे कि औरतों को हक मिलना चाहिए, औरतों को भी तालीम, उनका ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, उनको भी स्कूल जाना चाहिए। तब का दौर भी ऑल नो, तब बहुत कम एजुकेशन हुआ करती थी। तो शिनाख्त का वो मखसूस एहसास जिसकी वजह से राकेश वक्तन फवक्तन मशहूर हुए, वो 1923 की दहाई में बना। इससे जलंधर की शुमाली हिंदुस्तान के तालीमी और सकाफती मरकज लाहौर से कुर्बत से भी फायदा हुआ। तो जब हम मोहन रकीश की, एज आई सेड जस्ट वाइल बैक, ही वाज बोर्न इन जलंधर पंजाब। ही वाज बोर्न इन 1925। आर्य समाज का बहुत इन्फ्लुएंस था मोहन रकीश पे, और वो जो जो आर्य समाज की जो मेन आइडियोलॉजी है वो हम मोहन रकेश के प्लेज में भी देखते हैं। ही लर्नड हिंदी एंड संस्कृत सिमल्टेनियसली, यानी कि हिंदी के साथ साथ उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पे भी अबूर पाया था। इसके बारे में हमने बात की कि राकेश came to be known for in due course was forged in the 1920s and 30s. He was also benefited by Jalandhar's closeness to Lahore, the educational and cultural center of North India. यानी कि 1920s और 30s की बात हो रही है, जब जलंधर और लाहौर एक दूसरे के बहुत करीब थे। Then we all know due to the partition, फिर पार्टीशन हुआ था तो फिर लाहौर कहीं और चला गया, तो जलंधर से फिर बहुत दूरी पे रह गया है। तो एक पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके की फर्द के तौर पर मोहन रकेश एक मुसन्निफ के तौर पर इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। ऐसे वाक़ात का मुशाहिदा करते हुए जो उसके मंसूबों में रुकावट डालेंगे, उसे कामयाबी के इख्तियारात फराहम करेंगे, इसे अपना आबाई शहर छोड़ने और करीबी और अजीजों से दूर रहने पर मजबूर करेंगे। ऐसी ही एक चीज में पढ़ना शामिल था, पहले शिमला के स्कूल में और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट में। यानी कि जब हम मोहन रकेश की बात करते हैं, इसने इब्तिदाई जलंधर में इनका जन्म हुआ था। फिर हम स्कूलिंग की बात करते हैं, इसकी स्कूलिंग शिमला हिमाचल प्रदेश में हुई थी। उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट से फिर अब शिमला और दिल्ली, यानी कि अब इसकी विजडम जो है वो ब्रॉडर होती जा रही है। अब इसने एक शहर के बजाय अब 2-3 शहरों का ये मुताला कर रहे हैं, डिफरेंट करेक्टर्स से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जिनका डिफरेंट तहजीब है, खाना पीना अलग है। तो इस सिलसिले में खास तौर पर काबिल जिक्र इनकी नॉवल, इसने बहुत सारी, एक्चुअली यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि जो मोहन रकेश हैं, एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि वो प्ले राइट है। प्ले राइट के साथ साथ इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी है, उन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं। इन्होंने इब्तिदाई तालीम कुछ आर्य समाज स्कूल जलंधर से हासिल की थी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये शिमला चले गए थे, वहाँ पे भी इन्होंने तालीम हासिल की। फिर बाद में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए थे, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे भी इन्होंने फिर तालीम हासिल की थी हिंदी डिपार्टमेंट से। The occasion also helped him look at the working of educational administration. Rivalries among teachers as also ideas and paradigms that shaped sensibilities of middle class men and women. एक्चुअली जब मोहन रकेश एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, इसको अब टाइम मिल रहा है, इसकी जो इमेजिनेटिव पावर है, इसकी जो विजडम है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये अब देख रहा है टीचर्स में जो राइवलरी है वो कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास फैमिलीज है उनका रहन सहन कैसा है, दिल्ली में जो लोग हैं वो कैसे लाइफ जी रहे हैं। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया 1920s एंड 30s, जो 1920 और 1930 में जो इंडिया था, ये तब की हम बात कर रहे थे जब मोहन रकेश एजुकेशन हासिल कर रहे थे। एजुकेशन हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए थे, शिमला चले गए थे। वहां से जब ये जलंधर से फिर पहले उन्होंने शिफ्ट शिमला किया, उसके बाद ये शिफ्ट कर गए थे दिल्ली। तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों के साथ ये रूबरू हो गए, बहुत सारी चीजों का इन्होंने खुद फेस टू फेस देखा कि कैसे राइवलरीज होती हैं, कैसे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को बंदे कैसे चला रहे हैं। तो फिर इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली की जो इश्यूज हैं उनको अपने प्लेज में, नॉवेल्स में एक रीडर के सामने लाया है।
These found expression in Rakesh's fiction and plays. As I said just a while back, Mohan Rakesh wrote novels as well. That means fiction, and he wrote plays as well. As we know, जो plays हैं इनको हम ड्रामा भी बोलते हैं. Particularly notable in this regard was his novel अंधेरे बंद कमरे. उसकी एक अच्छी नॉवल मानी जाती है जिसका टाइटल है अंधेरे बंद कमरे. जब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डार्क क्लोज्ड रूम्स that had its center the growing sensibility of a sensitive individual in urban India. एक और बात मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मोहन राकेश है ये ज्यादा लिखता है अर्बन जो सिटी में इश्यूज हैं, जो भी शहरी जिंदगी के बारे में लिख रहा है. कोई ऐसे राइटर होते हैं जो देहाती जिंदगी के बारे में लिखते हैं, या इवन कोई ऐसे राइटर होते हैं जो वो टाउन्स के बारे में भी लिखते हैं, सिटी के बारे में भी लिखते हैं और रूरल लाइफ के बारे में भी लिखते हैं. लेकिन जब अगर हम थॉमस हार्डी की बात करेंगे, उन्होंने एक लोकेलिटी को सेट किया तो फिर उन्होंने उसी लोकेलिटी के बारे में लिखना स्टार्ट किया. वर्ड्सवर्थ he wrote about both, whether it is what we call city life or even rural life. लेकिन जहां तक मोहन राकेश की बात है, मोहन राकेश mainly wrote about what we call city life, urban life, the issues which are prevalent in city. Mohan Rakesh tried to capture those things, events, objects which were happening around him. तो उसने फिर अपने प्लेस में उनको लाया, और वो ये बात आपको याद रखिए, उन्होंने अर्बन लाइफ के बारे में ज्यादा लिखा है. Since Rakesh was active simultaneously in the world of writing, he was able to watch the way writers and artists related to the environments of publication, distribution, and appreciation of literary works. Rakesh's specific participation in the world of letters began in the early 1960s when he joined the famous monthly magazine Sarika as its editor. यानी कि यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन अब आपके लिए आ रही है. अब हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, मोहन राकेश जो है एक नॉवेलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे. अब यहाँ पे एक एडिटर का भी इन्होंने काम किया है. यानी कि मोहन राकेश ने जो लिखना स्टार्ट किया वो इन्होंने 1960 की दहाई में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और उन्होंने अपनी जिसको हम मैच्योर राइटिंग बोलते हैं वो उन्होंने स्टार्ट किया था. एक मैगजीन हुआ करती थी 1960s में जिसका नाम था सारिका, ये उसके एडिटर बने थे. His dynamism was reflected not just in the selection of short stories for the magazine, but also the regular columns that he introduced in it. यानी कि एक एडिटर का काम कर रहा था इस मैगजीन में ये. लेकिन अब खाली ये एडिटर तक नहीं रहे इस मैगजीन में, इन्होंने एक कॉलम छपाना स्टार्ट किया. यानी कि कंटिन्यूअसली इन्होंने फिर लिखना स्टार्ट किया, कॉलम्स इन्होंने लिखना स्टार्ट किया इस मैगजीन में भी. वन सच कॉलम वाज आईने के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यानी कि एक कॉलम जो है वो लिखा करते थे, उसका टाइटल हुआ करता था आईने के सामने, in which eminent writers of the day were approached to share with the reader their inner thoughts, predilections, as well as literary strategies, how they wrote, what their aim was, what were they spending, which were the shaping influence in their lives, etc. Suddenly, the Hindi scene was transformed by this column that drew great attention of the reading public. Rakesh did not confine this column to the Hindi writers alone. यानी कि जब हम इस कॉलम की बात करते हैं, आईने के सामने की बात करते हैं, अब इन्होंने बहुत सारे राइटर्स के बारे में भी लिखना स्टार्ट किया, उनको भी इनविटेशन मिल रही थी. लेकिन अब खाली ये नहीं है कि खाली इन्होंने हिंदी राइटर्स को इस कॉलम में जगह दी या उनको इन्होंने हाईलाइट उसमें किया. He included famous writers from Urdu too. In fact, the first writer to present his views and perception was none other than Rajinder Singh Bedi, a foremost Urdu writer of the day. यानी कि जब इस मैगजीन का जब वजूद में आई थी ये सरिका, जिसके एडिटर बने थे मोहन राकेश, वो एडिटर उन्होंने एक कॉलम लिखना स्टार्ट किया था आईने के सामने. उन्होंने उसमें वो खाली हिंदी राइटर्स को इनवाइट नहीं कर रहे थे, उन्होंने उर्दू राइटर्स को भी वहां पे इनवाइट कर रहे थे, वो भी अपना कॉलम उसमें छपा रहे थे. तो उसमें एक राजेंद्र बेदी एक राइटर रह चुके हैं, उर्दू राइटर. राकेश आल्सो टुक केयर ऑफ एनकरेज यंग राइटर्स एंड ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट. इसका एक और ट्रेट ये था कि इन्होंने जो छोटे राइटर्स थे, जो इंस्पायरिंग, जो
एस्पायरिंग राइटर्स जिनको हम बोलते हैं, इन्होंने उनको भी टाइम दिया, उनको भी उन्होंने एनकरेज किया कि आप भी लिखना स्टार्ट करो, उनके कॉलम्स को उन्होंने छपाना स्टार्ट किया। दिस वाज द पीरियड व्हेन द इशू ऑफ राइटर्स आइडेंटिटी एंड रोल इन सोसाइटी इमर्ज्ड इन अ बिग वे इन द हिंदी लिटरेरी सीन। So, along with being a teacher in educational institutions and editor of the short story magazine Sarika, Rakesh kept effectively intervening in the literary world with his short stories, novels, plays, translations of some Sanskritic classics into Hindi, each work long or short, earning for him wide appreciation. यानी कि अब आपको एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, वो ये है कि मोहन राकेश खाली नॉवलिस्ट नहीं रहे, इनके साथ साथ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है। उसके साथ साथ इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में जो कुछ वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट भी किया है। यानी कि इन्हीं चीजों की वजह से फिर इनको एक वाइड एप्रिसिएशन मिली। तो मोहन राकेश के बारे में हम और बात करेंगे आगे, जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम बड़े डिटेल में इसकी और लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हाफे हाउस पे भी बहस करेंगे। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।